हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग की टक्कर की एक एनीमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, पर आपको शुरुआत के सीन बोरिंग लग सकते हैं, इसलिए कम से कम इसको एटलीस्ट एनिमे तक पहुंच कर लेना। मुझे यकीन है कि आपको ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। ये कहानी किंग ग्रे की है, जिसका रिइंकार्नेशन आर्थर लेविन के रूप में होता है और वहां पर आर्थर मैजिक और रोमांच से भरी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। आर्थर मैजिक में महारत हासिल करने और अपनी प्रीवियस लाइफ की गलतियों को सुधारते हुए अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता है। चैप्टर 1 की शुरुआत में हम किंग ग्रे को देखते हैं, जिसकी सोर्ड से खून की बूंद गिर रही थी। इससे पता चलता है कि किंग ग्रे कितना ज्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि वहां का आसमान पूरी तरह से लाल दिख रहा था। साथ ही साथ किंग ग्रे अपनी बेमिसाल पावर को रिलीज कर रहे थे। दूसरी तरफ से एक बंदा कुछ कह रहा था, पर हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, जबकि ग्रे ने काफी सारे इंसानों को अपने सोर्ड से जान से मार दिया था। साथ ही साथ 4 लोग ग्रे के आगे झुके हुए थे और वो किंग ग्रे को कुछ पेश करने की कोशिश करते हैं, जो काफी ज्यादा कीमती था। उसी वक्त ग्रे कहता है, मैं राजा बन गया था। ये कहने के बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक चट्टान की तरफ आ जाता है, जहाँ पर एक वॉरियर अपनी सोर्ड के साथ खड़ा था। यहाँ तक कि उसने ग्रे पर हमला कर दिया, पर ग्रे अपनी पावर को शो करते हुए उसका सामना करने लगता है। लेकिन वो सोल्जर कोई अनाड़ी नहीं था, वो बड़ी बखूबी से उसकी बराबरी कर रहा होता है, पर ग्रे उससे ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसको जान से मार देता है। लेकिन उसकी सांस अभी भी चल रही थी। ये देखकर ग्रे प्रबल होकर उसे पूरी तरीके से निपटा चुका, क्योंकि ग्रे को किसी को मारने में मजा आता है। यहाँ तक कि काफी सारे फाइटर ब्रेन उसके पीछे से आगे की तरफ जा रहे थे। साथ ही साथ फाइटर ब्रेन अपनी मिसाइल को शहर में गिराने लगे, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ का ये मंदिर काफी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। दूसरी तरफ एक चट्टान पर खड़ा ग्रे इस तबाही को अपने सामने होते हुए देखता है। अभी जिस बिल्डिंग पर मिसाइल गिर रही थी, वहाँ के लोग बड़ी बेरहमी से मारे जा रहे थे, यहाँ तक कि उनकी चीखें ग्रे साफ साफ सुन पाता है और वो अपने थ्रोन पर बैठने के साथ कहा, सबसे पावरफुल किंग। फिर हम एक बिल्डिंग के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ग्रे उन प्लेन को वापस जाता देख रहा है, जिसके बाद ग्रे एक क्राउन और एक सोर्ड के सामने बैठकर बोलता है, यही है, मैं था एक किंग। ये कहने के बाद ग्रे गहरे समुद्र में डूबता ही जा रहा था और उसके नीचे की तरफ एक अलग ही दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। तभी उसको एक बच्चे की आवाज आती है। ये सुनते ही उसकी आंख एकदम से खुल गई। तभी उस दुनिया का एक पंछी का पंख टूट कर गिर जाता है और वो लहराते चमकते हुए ग्रे के पास आकर रुक गया। इसी के साथ उसको फिर से उस बच्चे की आवाज आई, तुम्हारे नई जिंदगी में उजाले की तलाश करो। ये कहते ही एक जोरती गोल्डन लाइट के साथ हमें एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। अभी सामने की तरफ एक लड़की कही, अरे इसे देखो, ये कितना क्यूट है। जो सुनकर वो पर्सन कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, उसके बाल बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही रंग के हैं। तभी वो लड़की कही, लेकिन उसकी आंख तुम्हारी जैसी है। उसी वक्त ग्रे बताता है, ये लोग कौन है और मैं कहाँ पर हूँ। ये वो जगह नहीं है जहाँ मैं था। तभी वो पर्सन ग्रे से कहता है, हेलो छोटे आर्थर, मैं रेलांस हूँ, तुम्हारा डैडी। क्या तुम मुझे डैडी कह सकते हो? जो सुनकर ग्रे का कहना है, मैं उसे नहीं जानता। तभी लेडी बताती है, रेलांस वो अभी डैडी नहीं कह सकता, क्योंकि वो काफी ज्यादा छोटा है। और ग्रे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया, लेकिन वो उनकी तरफ देखते हुए कहता है, ये लेडी कौन है और ये लोग है कौन? तभी रेलांस उसके पास आकर कहता है, मैं तुम्हारा डैड हूँ आर्थर। और दूसरी तरफ से मॉम बोलती है, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ आर्थर। इसके बाद ग्रे बताता है, ये लोग मेरे मम्मी डैडी होने का दावा करते हैं, अगर ये सच है। इसी के साथ हम ग्रे की दुनिया में किंग ग्रे को देखते हैं, जो लास्ट बनकर नीचे पड़ा हुआ था, जबकि ग्रे का रिइंकार्नेशन दूसरी दुनिया में आर्थर के नाम से हुआ है। जिसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर कुछ दिनों के बाद आता है, जहाँ पर आर्थर धीरे धीरे उस दुनिया के बारे में जानने लगा था। उसी वक्त ग्रे बताता है, मेरी अनगिनत जीतों के बाद मैं एक बेसहारा बेबी बन जाऊंगा। जिसके बाद आर्थर की मॉम उसकी पीठ धीरे धीरे ठोक रही थी, क्योंकि आर्थर ने अभी दूध पिया है, इसलिए उसको डकार लेना काफी ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ उसकी मम्मी कहती है, चलो अब मेरे लिए डकार लो स्वीटी। और खुद मशक्कत करने के बाद आर्थर डकार मार देता है, जो देखकर उसकी मॉम और डैडी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनकी इतनी केयर को देखकर ग्रे का कहना है,
है एलिस फॉर रिलांस मेरी अच्छी देखभाल करते हैं, उन्हें पूरा यकीन है कि मैं उनका बच्चा हूँ। मुझे लगता है कि इसका कोई मतलब बनता है। अभी तक मैं नाखुश हूँ या शायद ये डर की एक लगातार फीलिंग है। जबकि रेलोन्स अपना हाथ आर्थर की तरफ कर देता है, जो देखकर आर्थर ने उसकी उंगली पकड़ ली। अभी वो अपनी वाइफ एलिस से कहता है, जिसे देखो आर्थर सचमुच में मुझसे प्यार करता है। असली राज तो ग्रे बताता है, यह सिर्फ एक रिफ्लेक्स एक्शन है। जिसके बाद आर्थर अपने शरीर को ज्यादा हिलाने की वजह से हार दिया, क्योंकि वो अभी बच्चा है इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। ये देखकर उसकी मोम एक कपड़ा लाने के साथ कहती है, ये तो काफी बड़ी बात है ना गुड बॉय, अब चलो तुम्हें साफ कर देते हैं। अपने इस खतरनाक पोज को देखकर ग्रे कहा, कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है जैसा मैं चाहता हूँ। ये बॉडी एक जेल की तरह है, मैं बार बार जागना चाहता हूँ, फिर भी यह स्ट्रेंज जारी रहता है और जल्द ही मुझे इससे भी अजीब चीजें देखने को मिलेगी। वो ऐसा क्यों कह रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके घर के गार्डन में आर्थर के डैडी अपने शरीर की माना वो बाहर निकालते हुए अपने हाथ में फील करने लगता है, जिसके बाद रेलोन्स एक जोर का घूसा जमीन में दे मारता है, जिसकी वजह से एक हिस्से के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वहाँ के सीन को देखकर आर्थर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके डैडी ने ये कैसे किया। तभी उसके ये करने के बाद फ्लैट्स मारने लगे, लेकिन एक पत्थर उसके फ्लैट्स गिरी को वहीं पर शशना शुरू कर देता है। साथ ही साथ उस पत्थर की वजह से उसका टकला फूट गया था, जो देखकर एलिस उसके पास आते हुए कहती है, ईमानदारी से मुझे इस पर नजर डालने दो, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं न दई। ये कहने के बाद एलिस अपने हीलिंग मैजिक से रेलोन्स के फूटे हुए टकले को हील कर देती है। उस पावर को देखकर ग्रे कहता है, इस वर्ल्ड में ऐसी पावर है जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, पर ये काफी मजेदार लगता है। अगले सीन में जंगल में काफी सारे धमाके हो रहे थे और ये और कोई नहीं बल्कि रेलोन्स कर रहा था, और उसकी हर अटैक से वो बीस्ट खुद को काफी आसानी से बचा लेता है, जो देखकर रेलोन्स अपने दोनों हाथों में पहने हुए वेपन के साथ उससे क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगता है, जहां पर उसने एक चोर का घूसा उस सुअर में दे मारा, पर उस सुअर का टोपरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से रेलोन्स को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही थी। ये देखकर वो अपनी पावर को इंक्रीज करने के साथ उसको एक ही बारी में ढेर कर देता है, यहाँ तक कि उसने एक बीस्ट को नहीं बल्कि काफी सारे बीस्ट का सफाया कर दिया था। साथ ही साथ हम वहाँ पर एक टीम को देखते हैं। फिलहाल उस टीम के बारे में हमें अभी कुछ नहीं बताया जाता। इसी के साथ यहाँ सीन सिप्टोफर आर्थर के घर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर आर्थर और उसकी मोम डैडी का ही इंतजार कर रहे थे। तभी ग्रे बताता है, क्योंकि नॉलेज एक वेपन है, मैं अपने आसपास की एनवायरनमेंट का तेजी से इंस्पेक्शन करता रहा, जबकि रेलोन्स अपनी बाहें फैलाते हुए कहता है, मैं घर आ गया। आर्थर एलिस और बोन दोनों को गले लगा पाता उससे पहले ही उसकी नजर अपने हाथ पर चली जाती है, जिस पर बीस्ट का ब्लड लगा हुआ था। ये देखने के बाद रेलोन्स कहा, अरे असल में मुझे गले लगने से बचना चाहिए। तभी ग्रे उसकी तरफ देखने के साथ कहता है, यह ऐसा समाज है जहाँ पर लोगों को वेपन रखने की परमिशन है। यह खतरे के लेवल को दर्शाता है। इसका मतलब है कि मुझे जितने जल्दी हो सके अपने लिए पावर हासिल करनी होगी। दूसरी तरफ एलिस रेलोन्स की ऐसी हालत को देखकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम काफी समय बाद घर आए हो। जिस पर रेलोन्स बताता है, चिंता की कोई बात नहीं है, ये काफी जल्दी पूरा हो गया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलिस राहत की सांस लेते हुए कहती है, अच्छी बात है, और अब जब तुमने डैडी को हेलो कह दिया है तो अब झपकी लेने का समय है। ये कहने के बाद एलिस आर्थर को धीरे धीरे हिलाने लगी, जिसकी वजह से आर्थर को नींद आने लगी। तभी किंग ग्रे उसकी तरफ देखने के साथ कहता है, उन दिनों निराशाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन ऐसे पल इतने बुरे नहीं होते। फिर हम ग्रे के पास्ट की तरफ आते हैं, जहाँ पर दो असासिन ने ग्रे पर हमला कर दिया था, पर ग्रे सोने के बावजूद भी उसको उन्नति आने का एहसास हो जाता है, जिसके साथ ही उसने अपने डैगर के साथ उन दोनों को वही जान से मार दिया। फिर वो कहता है, क्योंकि मुझे जब चाह सोने की आजादी थी, लेकिन अब कुछ ऐसा है जिसकी मुझे आदत नहीं है। इसी के साथ दिन बीतते गए। दिन बीतने के साथ आर्थर इस दुनिया के बारे में काफी कुछ जान चुका था, यहाँ तक कि वो थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है। दूसरी तरफ उसकी मॉम उसको जगदा देखकर रेलोन्स से कहती है, ध्यान रखना कि वो किसी से टकरा ना जाए। उसकी इस बात पर रेलोन्स बुरी तरीके से तैयार था, जबकि आर्थर चलते चलते मिरर के पास
पास आकर रुक जाता है, जो देखकर रेनोल्ड्स बताता है देखो छोटा आर्थर अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है, जबकि आर्थर अपना चेहरा देखने के साथ अपने मन में कहता है छोटा आर्थर इतने महीने बीत गए हैं और मैं अभी तक उस नाम का आदी नहीं हो पाया हूँ, लेकिन यह कोई चिंता की बात नहीं है। उसके कुछ देर बाद आर्थर सो जाता है, तभी उसकी मोम एक पप्पी देने के साथ ड्रीम आर्थर कहकर वहां से चली जाती है। मोम के जाने के बाद आर्थर तुरंत अपनी आंख खोलता है और वो अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करने के साथ चादर नीचे गिरा चुका ताकि वो उससे नीचे उतर सके, और आर्थर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। फिर वो एक ईवल स्माइल के साथ जाते हुए कहता है आखिरकार मैं अपने ऑर्गन पर कंट्रोल पा लिया हूँ, मैं लगभग वहां पहुंच गया हूँ जहाँ मुझे बिना किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए बिना तेजी से आगे बढ़ना होगा। जिसके बाद आर्थर अपनी मोम से नजरें बचाकर अपने घर की लाइब्रेरी में घुस जाता है। इतनी सारी किताबों में वो एक किताब को बाहर निकाल कर पढ़ने लगा, साथ ही साथ वो बताता है नॉलेज एक वेपन है और आखिरकार मुझे वह मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी, यानी इस वर्ल्ड की जानकारी। जिस कॉन्टिनेंट पर मेरा जन्म हुआ डाइकोथेन, उसमें 3 किंगडम है, डॉर्फ किंगडम, डोर स्काई एक अंडरग्राउंड नेशन, एलिन नोयर किंगडम एक जंगल के अंदर एल का एक नेशन, और सैपिन किंगडम जहां मैं रहता हूं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला नेशन जिसमें इंसान रहते हैं। मेरे अपने नेशन की तरह यह भी एक राजतंत्र है। राजतंत्र का मतलब होता है राजा जहां पर राज करता है, और काफी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं इस बच्चे की आवाज को इतना हैवी क्यों निकाल रहा हूँ। वो क्या है ना कि जब तक आर्थर बोलना नहीं सीख जाता तब तक के लिए ग्रे ही बताता है। तभी ग्रे कहता कि मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर थ्रोन इनहेरिटेड से मिलता है, सीड नहीं किया जाता। उसी वक्त उसकी नजर एक और किताब पर पड़ जाती है। फिर क्या वो उस किताब को भी निकालने के लिए चला गया, लेकिन वो किताब उसके साइज में काफी बड़ी थी और उसके वजन में भारी थी, इसलिए उसको उस किताब को निकालने में अपना पूरा जोर लगाना पड़ा। किताब को निकालने के बाद आर्थर गहरी गहरी सांस लेने लगता है क्योंकि उसको किताब निकालने में आर्थर की हालत खराब हो गई। पर वो कहा मेरी प्रीवियस लाइफ कंपेयर में यह वर्ल्ड अभी भी डेवलपिंग के प्रोसेस में लगता है, और ये किताब बताती है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमारे मुकाबले में इतनी अलग क्यों है। मैजिक इस वर्ल्ड में माना नामक पावर का सोर्स का एग्जिस्टेंस है। माना को कंट्रोल करने की एबिलिटी काफी हद तक जन्म से ही मौजूद होती है, और ऐसा लगता है कि यह डिजीज प्रत्येक 100 लोगों में से एक को होता है। अब मेरे पिछवाड़े पर खुजली होने लगी है, मैं खुजाने के बाद आगे पढ़ूंगा। आमतौर पर माना के 2 अनुप्रयोग है, ऑगमेंटिंग और कंजरिंग। ऑगमेंटर्स अपनी बॉडी को बढ़ाने के लिए माना का इस्तेमाल करने के काबिल होते हैं, इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, डिफेंस और एजिलिटी प्रदान करता है। कंजरर्स माना को प्रोजेक्ट करने के काबिल होते हैं तथा उसे अपने इच्छानुसार कंट्रोल कर सकते हैं। ये कहने के बाद कंजरर्स अपने बेमिसाल पावर को रिलीज करने लगता है। यहाँ तक कि आर्थर कुछ सोचने लगा जहाँ पर उसकी मॉम रेनॉल्ड्स को हील कर रही थी। ये सब याद करने के बाद ग्रे का कहना है मैं मानता हूँ कि अपवाद हमेशा होता ही है, चलो कोई बात नहीं। माना को कंट्रोल करने की माना कोर है। ज्यादातर स्पेलकास्टर शुरुआत से लेकर किशोरावस्था के 8 सालों तक अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। अपनी बॉडी में अलग अलग माना वेव पॉइंट में लाता जिसे माना कोर कहा जाता है, और इस पर कंट्रोल पाने से बंदा मेज बन जाना है। मैं भी ऐसी कॉन्सेप्ट से परिचित हूँ। अपने इंटरनल पावर के प्रति जागरूक होना और इसे कंट्रोल करना और फिर उसे अनलेज करना, यह सब करने के लिए तुम्हारे की का सेंटर काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसी के साथ आप अपने मानव को कंट्रोल करने के साथ कहता है क्या मेरे पिछले जन्म की है नॉलेज एक वेपन के रूप में काम करेगी। ये सब करने के बाद आर्मर अपनी की को सेंटर में खोजने लगा, साथ ही साथ अपने माना कोर को एक्टिवेट कर दिया। उसके सेंटर में की हम साफ साफ देख पाते हैं, पर वो इस प्रोसेस को आगे बढ़ा पाता उससे पहले ही उसकी मौ माते के साथ कहती है आर्थर तुम यहाँ हो। जो कहने के बाद एलिस उसे उठाते हुए बताती है आर्थर तुम्हें अपनी माँ को इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। जबकि ग्रे परेशान होने के साथ कहता है मैं पकड़ा गया। तभी उसकी मोम को अजीब सा एहसास होने लगता है, जो फील करने के बाद वो अपना माथा आर्थर के माथे से मिला देती है। जो देखकर ग्रे परेशान होने के साथ कहता है क्या उसने मुझे नोटिस किया। तभी उसकी मोम बताती है क्या तुमने प्रूफ किया है। मोम की ऐसी बातों को सुनकर ग्रे कहा मुझे लगता है आपको निराश करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन आप पाएंगे कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। फिर वो अपना पिछवाड़ा चेक करने लगा,
तभी उसको पड़ की आवाज आती है, जो सुनकर मम्मी का कहना है मैं जानती थी। और आर्थर को भी एहसास हो चुका था कि मैं गलत था, पर वो कहता है ये कितना भयानक है, मैं शायद इतना ज्यादा फोकस था कि इस पर ध्यान ही नहीं दे पाया। इसी के साथ उसकी मोम वहाँ से जाते हुए बताती है चलो तुम्हारा डायपर बदलते हैं। जाते समय ग्रे बोला यह बूढ़ी सच में कारागार है और मुझे ज्यादा पावर हासिल करनी होगी। इसके कुछ देर बाद हम ठंडी हवाओं के साथ घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एलिस कुछ लिखने के साथ कह रही थी आर्थर के जन्म के 2 साल हो गए हैं। समय सचमुच उड़ जाता है, वह दुनिया का सबसे प्यारा छोटा लड़का है, साथ ही बहुत क्यूरियस भी और इतना प्यारा, लेकिन हमने उसे कभी मुस्कुराते नहीं देखा। उनके दूसरी तरफ आर्थर एक लकड़ी की सोड लेकर चला रहा था, यहाँ तक कि लेलोंस उसकी सोड में से भी गलतियों को सुधार रहा था। साथ ही साथ वो बताता है आर्थर तुम में इसके लिए काफी ज्यादा एबिलिटी है। एलिस आर्थर को देखो, पर एलिस तो उसके पीछे काफी गुस्से में थी, जो देखकर रेलोंस की हालत खराब हो जाती है। जबकि एलिस भड़कते हुए रेलोंस से पूछती और तुम मेरे प्यारे छोटे आर्थर के साथ क्या कर रही हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रेलोंस उसको समझाते हुए बताता है मेरा मतलब है मैं तो बस उसे सोड चलाना सिखा रहा था। पर उल्टा ही एलिस उसको समझाने लगती है उसने कभी सोड चलाना सीखा है, तुम्हें क्या हो गया है। मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं कर सकती, अगर उसे चोट लग जाती तो क्या होता। तुम मेरी बात सुन भी रही हो। तभी ग्रे अपने मोम के ऐसे रूप को देखकर कहता है इन 2 सालों में मैं इस मैजिक के पावर के स्ट्रक्चर को समझ गया हूँ, या शायद ये पूरी दुनिया महिला ही संभालती है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर मार्केट की तरफ आ गया था, जहाँ पर आर्थर काफी ज्यादा खुश लग रहा था। उसकी खुशी को देखकर एलिस कहती है जब हम इस शहर में आते हैं तो तुम काफी ज्यादा खुश हो जाते हो। तभी ग्रे वहाँ पर घूमते हुए बताता है यहाँ आने से इस दुनिया को समझने के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके बाद यहाँ सीन वेपन शॉप की तरफ आ जाता है, जहाँ पर आर्थर उसकी तरफ इशारे करते हुए कह रहा था वेपन के टाइप और क्वालिटी से मुझे इस नेशन की टेक्नोलॉजी के लेवल का अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी। वेरियस सब्सटेंसेस जो मेरे फास्ट लाइफ की दुनिया में मौजूद नहीं थे और मैजिक को पर्सन के रूप में देखने की अपॉर्चुनिटी सचमुच काफी ज्यादा कीमती थी। इतना घूमने के बाद आर्थर थक कर सो जाता है। तभी एलिस कहती है मुझे लगता है कि अब झपकी का समय हो गया है। पर आर्थर आधी नींद में कहता कि उन दोनों ने मेरी हर जरूरत चीज का ध्यान रखा है। यह लाइफ अगर स्टाइल फीलिंग है लेकिन पसंद नहीं है, या परिवार हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। जिसके बाद हम ग्रे की फास्ट लाइफ की तरफ आते हैं, जहाँ पर ग्रे को बेसहारा उसके मॉम डैड ने छोड़ दिया था और वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। पर उसको परिवार की कमी हमेशा से सताती आई है, लेकिन उसको पता नहीं था कि प्यार क्या होता है। तभी ग्रे बोला मुझे नहीं पता होगा लेकिन यह काफी आरामदायक है। उसको सुलाने के बाद उसकी मोम धीरे से कहती है अच्छे से सो जाओ। तुम्हें पता है आर्थर मुझे खुशी होती है जब तुम पढ़ने के लिए बिस्तर से बाहर निकलते हो और जब हम मार्केट में होते हैं तो तुम्हारी आंखें कैसे चमक उठती हैं। तुमको जरूर यह रेलोंस से मिला होगा, एक दिन उसकी तरह तुम भी भाग कर दुनिया देखना चाहोगे। हालांकि मैं चाहती हूँ कि तुम ज्यादातर आरामदायक जीवन जियो। नेक्स्ट सीन में आर्थर अपने डैड की प्रैक्टिस को देख रहा था, जहाँ पर उसके डैड एक स्पेल कास्ट करने के साथ माना कोर की एनर्जी को बढ़ाने लगते हैं, जो देखकर ग्रे का कहना है मैं काफी लड़ाकू हूँ क्योंकि मेरे पास सीखने के लिए एक लाइफ एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ उसके डैड अपनी एनर्जी को चारों ओर फैलाते हुए पत्थरों को उठाने के साथ उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर वो आर्थर की तरफ फ्लैक्स मारते हुए कहते हैं तुम्हारे डैडी हैंडसम है ना। पर ग्रे कुछ और ही सोचकर बताता है पत्थरों को उठा लेना ज्यादा तेज होगा। वो अभी यही सब सोच रहा था, तभी उसकी मोम आते के साथ आर्थर से कहती है यह उनका सबसे बेस्ट शो था है ना, पर अब तुम देखोगे कि तुम्हारे डैड कितने अमेजिंग है। जो कहने के बाद रेलोंस अपनी माना एनर्जी को और ज्यादा बढ़ाते हुए एक दौर का ही जमीन में दे मारता है, जिसकी वजह से सेफ होने लगी थी। अपने डैड की ऐसी खतरनाक पावर को देखकर ग्रे काफी ज्यादा हैरान होने के साथ कहता है मेरे डैड एक आगमेंटर है, मैं ऐसे ही खड़ा नहीं रह सकता। अभी वो वहां से जाने ही वाला था, पर उसकी मम उसको सुलाने के लिए ले जाने लगती है। रास्ते में आर्थर को काफी सारी किताबें दिखती हैं, जो देखकर आर्थर वहां जाने की जिद करने लगा। जो देखकर उसकी मम आर्थर को समझाती है किताबें मत पढ़ो, अब सोने का समय है। मम की ऐसी बातों को सुनकर आर्थर अपना जादू मम पर चलाने लगा और मम उसके ऐसे क्यूट चेहरे को देखकर कहती है मैंने कहा नहीं, झपकी का समय पहले आता है। पहले ही तुम मुझे इस तरह देख
देखो, पर आर्थर सुनता नहीं। वो अपना और भी डलन यूं चेहरा बनाकर उनको देखने लगा। उसके ऐसे चेहरे को देखकर एलिस इस बार पिघल जाती है, पर वो उसे थोड़े समय के लिए किताब देकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद ग्रे कहा, जीत मेरी हुई। इन 2 सालों में मैंने काफी टाइप की नॉलेज को हासिल किया है, जिनमें से सबसे वैल्यूएबल है माना पोर को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी। पूरी बॉडी के माना के अनगिनत टुकड़े सभी एक ही पॉइंट पर फोकस हैं। यह एक ऐसा काम था जिसके लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत थी, लेकिन आखिरकार इसका बेनिफिट मिल रहा है। मैं लगभग वहां पहुंच गया हूँ, बस थोड़ा सा और। ये कहने के बाद वो अपनी माना एनर्जी को कुछ ज्यादा ही बढ़ा देता है। दूसरी तरफ एलिस रेलोन्स इससे बेखबर अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। उसी वक्त आता हुआ इस धमाके को देखकर रेलोन्स अपनी परवाह न करते हुए एलिस की जान बचाता है। और ये धमाका कोई छोटा नहीं था, बल्कि काफी ज्यादा बड़ा था, क्योंकि उसने घर को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ उस धमाके की वजह से रेलोन्स जल जाता है। अभी वो एलिस से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर एलिस उस बात का जवाब नहीं देती, बल्कि वो आर्थर की काफी ज्यादा फिक्र कर रही थी, क्योंकि उसको डर लग रहा था कि कहीं आर्थर को कुछ हो ना गया हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रेलोन्स तुरंत अपने घर में जाता है, जहाँ पर धूल उड़ने की वजह से वो उसको ढूंढ नहीं पा रहा था। फिर वो भागते भागते लाइब्रेरी की तरफ गया, लेकिन वो वहाँ के इस मंजर को देखकर काफी हैरान हो जाता है। साथ ही वो कहा, अरे नहीं, यह नहीं हो सकता, इसका कोई मतलब नहीं है। वह अभी 3 साल का भी नहीं हुआ है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर एलिस कहती है, रेलोन्स क्या हुआ है? आर्थर ठीक है ना? पर वो भी वहां के सीन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि आर्थर माना एनर्जी से पूरा का पूरा लिपटा हुआ और वो हवा में उड़ रहा था। आर्थर को देखकर रेलोन्स एलिस को बताता है, एलिस हमारा लड़का पहले से ही है। रवि आर्थर अपनी आंख खोलने के साथ कहता है, मेरी प्रैक्टिस रंग लाई, ये है एक महान पहला कदम है। दूसरी तरफ उन दोनों के मुंह फूले के फूले रह गए। उसी वक्त छत के बचे हुए टुकड़े आर्थर पर गिरने लगते हैं, जो देखकर आर्थर वहां से भागने लगा, पर वो भाग नहीं पाता और वो छत के टुकड़े आर्थर के काफी करीब आ चुके थे। पर उसके मुंह में डेड वक्त पर आकर आर्थर को बचा देते हैं, जबकि आर्थर अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहता है, यह सही है, ये दोनों मेक श्योर करेंगे कि मैं सेफ हूँ। मोम एंड डैड का कर्तव्य ऐसा ही होता है। जिसके बाद वो दोनों रोने लगे। साथ ही साथ एलिस का ही, भगवान का शुक्र है कि मुझे राहत मिली। पर आर्थर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये रो क्यों रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बस अपना कर्तव्य पूरा किया है। उन्हें इस पर गर्व होना चाहिए, पर मैं समझ नहीं पा रहा। यह कुछ ऐसा है जो मैं इस वर्ल्ड लिटरेचर से नहीं सीख पाया, कुछ ऐसा जो मैं अपने प्रीवियस लाइफ में कभी नहीं सीखा। वो मुझे बताओ, ये वास्तव में है क्या? ये कहने के बाद आर्थर, मेरा मतलब ग्रे, पहली बार रोता है। इसी के साथ चैप्टर 1 एंड हुआ। और आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा अच्छा लगा है कमेंट में जरूर बता देना। वैसे मेरे को कमेंट में बताओ कि यह सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए कि